हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर आज आप लोगों के सामने द फ्रेंच रेवोल्यूशन या लेक्चर 5 को लेकर आया हूँ। इसमें कुछ फिलासफ़र और एक्सरसाइज कराई जाएगी, तो देखते हैं आगे। आपको पहले जानना है कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का योगदान यानी फिलासफ़र कंट्रीब्यूशन टू द फ्रेंच रिवोल्यूशंस। तो इसमें सब समझना ये है कि आपको इतना जानना है कि फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख दार्शनिक हैं यानी जिन दार्शनिकों का योगदान था उनमें जीन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर आते हैं। यहाँ पर एक अलग से हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक की बात करें तो ये मुख्यतः इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति से संबंधित दार्शनिक हैं, लेकिन इन्होंने जो विचार दिए थे वह जो है फ्रेंच की क्रांति के लिए एक आधार बनकर आए। इसलिए जॉन लॉक की बात करें तो यह भी समानता की बात करने या सीमित शासन की बात करने के अनुयायी थे। इन्होंने इस बात को प्रस्तुत किया था। इसलिए कुल मिला के आपको जानना है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लीडिंग फिलोसोफर हैं उनमें जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जॉन लॉक का जन्म यानी बॉर्न 1632 में इंग्लैंड के रिंगटन नामक स्थान में हुआ था। इन्हें उदारवाद का जनक यानी लिबरलिज्म, फादर ऑफ लिबरलिज्म माना जाता है या लिबरलिज्म के जनक हैं। इन्होंने क्या किया कि जॉन लॉक के अनुसार प्रकृति से ही मनुष्य को यह शक्ति प्राप्त हुई है कि वह अपनी संपत्ति की रक्षा ठीक है ना, जो उनकी संपत्ति है उसकी रक्षा यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की वो रक्षा करेंगे। संपत्ति की रक्षा का मतलब है कि जो प्रोटेक्ट्स हिज मतलब जो प्रॉपर्टी है उसको, उसकी रक्षा की बात की थी। लेकिन यहाँ देखना है प्रॉपर्टी शब्द को इन्होंने जो दिया था उसका मतलब था जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा। इनकी रचना पूछी जा सकती है। जॉन लॉक की रचना तो टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट है जो 1619 में लॉन्च हुई थी। इन्होंने अपनी इस रचना में दो मुख्य कार्य किए। पहला है दैवीय राज्य के दैवीय राजा कर दीजिए इसे, राजा के दैवीय सिद्धांतों का खंडन किया, और दूसरा सीमित राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसका मतलब क्या है? राजा के दैवीय अधिकारों के खंडन की बात करें तो राजा के दैवीय अधिकारों की बात करें तो प्राचीन काल में फ्रांस में जो राजतंत्र था उसकी यह मान्यता थी कि जो राजा का पद है वो देवता द्वारा सृजित है और जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसलिए वहाँ के लोग जो है राजा का विरोध करना नहीं करते थे। उनका मानना होता था कि राजा का विरोध करने का मतलब है हम ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। इसलिए रूसो ने क्या किया कि यहाँ के राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया और सीमित राज्य की अवधारणा, सीमित राज्य का मतलब है एक व्यक्ति के हाथों में असीमित शक्ति न दी जाए बल्कि उसे नियंत्रित रखा जाए, तो सीमित शक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की। इस प्रकार जॉन लॉक ने फ्रांस की क्रांति का आधार प्रस्तुत किया था। अगर फ्रांस की क्रांति के सबसे बड़े फिलासफर की बात करें तो सबसे बड़े फिलासफर हैं जीन जैक्स रूसो, या कहें कि फ्रांस की क्रांति के फिलासफरों में ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो जीन जैक्स रूसो की बात करेंगे कि इनकी बात करें तो रूसो की जो रचना है इन्होंने अपनी कृति सामाजिक समझौता, ठीक है ना, रूसो की रचना कौन सी है? सामाजिक समझौता। और इस सामाजिक समझौते की बात करें तो सामाजिक समझौते को याद रखिएगा, इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो रूसो ने अपनी रचना सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया, जो काम लॉक ने किया था। इन्होंने कहा कि राजा का पद देवता द्वारा सृजित न होकर आपसी समझौते द्वारा सृजित किया गया है, यानी लोगों ने आपस में एक समझौता किया और उसके बाद इन्होंने इस राजा के पद को सृजित किया। हाब्स ने जब अपना दर्शन दिया था, फिलॉसफी जो प्रस्तुत की थी, उसमें इसने बताया था कि पहले मत्स्य न्याय था, यानी जैसे तालाब में मछलियां होती हैं
तो बड़ी मछली छोटे मछली को निगल जाती है। वैसा राज्य था कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वो दूसरे की संपत्ति छीन लेता था, लेकिन सबको अपनी संपत्ति की सुरक्षा का भय था, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई शक्तिशाली मिल जाता था। इस प्रकार लोगों ने आपस में एक समझौता किया और उसके अनुसार एक राजा का पद सृजित किया। इस प्रकार रूसों ने लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध के आधार पर सरकार के एक प्रस्ताव का विचार आगे बढ़ाया। इस प्रकार रूसों ने लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध के आधार पर सरकार के एक प्रस्ताव के विचार को आगे बढ़ाया और उसने क्या किया कि लोगों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है ना, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेंडली जैसे विचारों को विकसित किया, या ऐसे विचारों को इन्होंने विकसित किया, या कहें कि इस तरह के विचारों को इसने डेवलप किया। इसलिए रूसों को फ्रांस की क्रांति का सबसे प्रमुख दार्शनिक माना जाता है। तो इसमें आपको मेन चीज़ ये समझना है कि रूसों ने जो किया उसकी रचना सबसे अधिक पूछी जाती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता है। दूसरा, इसने क्या किया कि इसने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और तीसरा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार को विकसित किया। आगे चलते हैं। मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो इनकी रचना है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज या कानून की आत्मा। स्पिरिट ऑफ लॉज या कानून की आत्मा। इस रचना में इन्होंने क्या किया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। कभी भी आपसे पूछा जाए कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो सीधे से आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू ने। इन्होंने कहा कि सरकार के भीतर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो पावर है वो पावर एक व्यक्ति पर यानी किसी एक सेंटर पर नहीं सबमिट होना चाहिए, बल्कि पावर का डिवीज़न होना चाहिए। और डिवीज़न 3 स्तर पर होना चाहिए, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और जो दूसरा जुडिशरी। थर्ड देखते हैं, अगला वॉल्टेयर है। वॉल्टेयर की रचना का नाम है लेटर्स ऑन इंग्लिश। इन्होंने भी राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया और कहा कि पहला राजा भाग्यशाली योद्धा था। यानी वॉल्टेयर का कहना था कि राजा का पद देवता द्वारा सृजित नहीं है, बल्कि जो सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जो सभी को पराजित करके विजित हुआ, वही भाग्यशाली योद्धा था, वही राजा के रूप में आया या राजा का पद उसने प्राप्त किया। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है। अब उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, यानी डिस्क्राइब द, मतलब इसमें एक प्रकार से डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरीज प्रोटेस्ट इन यूरोप। तो ये जो क्रांति किन परिस्थितियों में शुरू हुई, इसके बारे में हम आंसर आपको सीधे से, आप जो लेक्चर फर्स्ट पढ़े हैं उस लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ाए थे फ्रांस की क्रांति के रीजन्स, कारण, वही कारण आपको लिखना है, फ्रांस की क्रांति के कारण। इसलिए इसका आंसर हमने यहाँ पर सबमिट नहीं किया है। दूसरा है, फ्रांसीसी समाज के किन समूहों को क्रांति से लाभ हुआ, किन समूहों को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, क्रांति के परिणाम से समाज में कौन सा वर्ग निराश हुआ। 3 चीज़ें पूछ रहा है कि किनको फ्रेंच सोसाइटी में किनको बेनिफिट मिला। सेकंड पूछ रहा है कि किनको पावर से बाहर किया गया, यानी फोर्सली उनको जो है रिलीक्यूज किया गया या बाहर किया गया, और किनको जो है मतलब कौन सी सोसाइटी है जिसे निराश होना पड़ा या जिसे कहें कि इस क्रांति से अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिले। तीनों को अलग अलग देख लीजिए। फर्स्ट, तृतीय स्टेट में मध्यम वर्ग को सबसे अमीर सदस्यों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ।
मतलब 3 स्टेट बताए थे, पहला कुलीन, दूसरा पादरी, तीसरा जनसाधारण वर्ग, नोबल्टी, क्लर्गी और थर्ड स्टेट्स। तो थर्ड स्टेट्स में भी 3 कैटेगरी थी। जो एक मध्यम वर्ग था, जो शिक्षित वर्ग था, व्यापार से कमाकर मजबूत शिक्षित हो गया था, उस वर्ग को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। पादरी और कुलीनों को सत्ता त्यागने पर मजबूर किया गया यानी कि कौन कौन? क्लर्की या नोबल्टी को। और समाज के गरीब वर्ग, जो पुअर सेक्शन के लोग थे, और फीमेल्स को क्रांति से निराशा हुई, क्योंकि समानता के वादे को क्रांति के अंत में पूरा नहीं किया गया, क्योंकि सभी को इक्वलिटी नहीं प्रदान की गई। तो इसलिए जो गरीब हैं और जो फीमेल्स यानी पुअर और फीमेल सेक्शन को इससे प्रॉफिट नहीं हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान दुनिया के लोगों के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने कौन सी विरासत छोड़ी? यानी फ्रांसीसी क्रांति से कौन कौन से मुख्य तथ्य निकल कर आए? यानी डिस्क्राइब द लेजी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस फॉर पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th and 18th century, 19th and 20th century। तो देखिए इसमें क्या क्या आया। स्वतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। समझ आया? स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार इसकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। 19वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस से शेष यूरोप में यह विचार फैल गया। कौन कौन से? स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का, जहां सामंती प्रणालियों को समाप्त किया गया। जर्मन, इटली, ऑस्ट्रिया के लोगों जो अपने दमनकारी शासन थे उनको उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया गया। फ्रांस की क्रांति ने एशिया और अफ्रीका के संघर्षरत देशों को प्रेरित किया, एशिया और अफ्रीका के देशों को प्रेरित किया, और यूरोपीय उपनिवेशवाद के उत्पीड़न के तहत कराह रहे यानी ऐसे देश यूरोप और एशिया जहां यूरोपीय देशों की सत्ता थी, उपनिवेश था, कॉलोनिज्म थे, उनको समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। भारत में भी टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति थे जो फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित थे। ठीक है ना? तो कुल मिला के इसमें जो आइडियाज़ थे वो मुख्यतः लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स थे। और ये लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे ये यूरोप के कुछ कंट्रीज़, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया आदि को, यहाँ के पीपल्स को इसके लिए मतलब कि इनके शासन के विरुद्ध जो है तैयार किया। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका में जो कॉलोनिज्म था यूरोप के कंट्रियों का, उनको समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जो है इंडिविजुअली इनसे बहुत प्रभावित थे या इस क्रांति से प्रभावित थे। चौथा देखते हैं, उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची तैयार करें जो आज हमें मिले हुए हैं, जिनकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। तो सीधी सी बात है कि इसमें ऐसे डेमोक्रेटिक राइट्स दिखाने हैं जो हमें फ्रेंच की क्रांति से प्राप्त हुए थे। तो ये है आपका, पहला है राइट ऑफ इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस यानी विचार, इसमें रा लगा दीजिए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रॉम एसोसिएशन संघ बनाने का अधिकार, राइट टू जस्टिस एंड सोसाइटी यानी न्याय और सुरक्षा का अधिकार। तो ये ऐसे अधिकार हैं जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्राप्त हुए थे। पांचवा क्वेश्चन, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकार का संदेश में नाना अंतर विरोध थे? यानी नाना अंतर विरोध का मतलब है कि अनेक प्रकार के मतलब विभिन्नताएं थी, यानी जो कहा गया वो हुआ नहीं। वुड यू एग्री विथ द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज वेस्टेज विथ कंट्रडक्शन? एक्सप्लेन करना है कि कैसे ऐसा हुआ था। तो सार्वजनिक अधिकारों के जो विचार थे उनमें विरोधाभास था, उसको देखना है क्या था। पहला जैसे देखेंगे, पहला देखेंगे जो पुरुष और नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र था, ठीक है ना, यानी कि जो मेन एंड राइट्स
सिटीजन का डिक्लेरेशन किया गया था, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। तो इस पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की बात करें तो इसमें कई आदर्श संदिग्धपूर्ण स्थिति में पाए गए। जैसे कहा गया कि कानून को केवल समाज के लिए हानिकारक कार्यों के लिए मना करने का अधिकार है, अन्य व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी एग्जाम्पल है, द लॉ हैज़ द राइट्स ऑफ फॉरबिड ओनली एक्शन इंजरेक्शंस टू सोसाइटी had nothing to say about criminal offense against other individuals। यानी कि जो क्रिमिनल्स, मतलब एक प्रकार कहा गया कि समाज में हानिकारक कार्यों को मना करने की बात तो है, लेकिन आपराधिक कार्यों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। दूसरा इसी प्रकार है, घोषणा में कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति, सभी नागरिकों के इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है, सभी नागरिकों को। लेकिन इससे पहले नागरिक समान है, लेकिन जब फ्रांस संवैधानिक राष्ट्रतंत्र बना तो लगभग 3 मिलियन नागरिकों को 3 मिलियन जिनमें पुरुष भी शामिल थे, नागरिकों को जो 25 वर्ष से कम थे, कुछ पुरुष जो 25 वर्ष से कम उम्र के थे, अधिक के थे, और 25 वर्ष से अधिक की महिलाओं को वोट देने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। तो यहाँ पर जो समान नागरिक का विचार दिया गया, इसमें भी अंतर विरोध पाया गया। इस प्रकार अतः कहें कि सार्वभौमिक अधिकारों के द्वारा गरीबों का दमन किया गया और केवल अमीरों के लिए ही इसको उपलब्ध कराया गया। निर्णय लेने में महिलाओं की पूरी तरह से उपेक्षा की गई। तो कुल मिला के जो यूनिवर्सल राइट्स हैं उनमें जो है पुअर्स लोगों का शोषण किया गया और जो रिच थे उनके लिए अधिकार बढ़ाए गए और महिलाओं का भी इसमें विरोध या दोहन किया गया या उनको डिसीजन मेकिंग के लिए उपेक्षा की गई। लास्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन का उदय कैसे समझा जा सकता है, यानी कैसे हुआ। तो हमने एक एक्सरसाइज पे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया है, वहाँ से आप लोग इसका आंसर देखेंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये क्लास ख़त्म होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और कमेंट्स करें।